गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हम लोग एक दूसरे फेज में चलते हैं। ये फेज है आज़ादी की लड़ाई। ठीक है। जब हम लोगों ने टॉपिक की शुरुआत की थी तो ब्रिटिश विस्तार से लेकर हम लोगों ने कहा सा हिंसक अहिंसक प्रतिक्रिया तक देखेंगे। ठीक है। अब जो हमारा फेज है इसको हम कहेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन। तो पहली बात, जैसे प्रैक्टिकल कुछ बातों को समझ लें आप। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। तो हमें पढ़ना यह है कि किन लोगों के प्रयासों से, चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, किनका योगदान मिला। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इसमें कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 से 1947 तक कांग्रेस की भूमिका क्या रही है, इसको हमें देखना है। कांग्रेस की भूमिका भी तीन अलग अलग फेज में, एक नरम दल है, एक गरम दल है और एक गांधीवादी फेज है। सबसे महत्वपूर्ण माना गया है कांग्रेस को। नरम दल है 1885 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से 1947। ठीक है। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा। तो प्रत्येक फेज में फिर व्यक्ति नेता होंगे, गांधीवादी नेता, नरम दलीय नेता, गरम दलीय नेता। कैसे भी हमने बताया, सारे समाज सुधारकों का कार्य करने की शैली, जो योगदान है, वो फॉर्मेट बना लिया तो हो गया। वैसे ही नरम दल में मान लो 20 नेता हैं तो उनका एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। उसी फॉर्मूले पे नरम दल है तो वो ऐसा ही करेंगे, गरम दल है तो वो ऐसा ही करेंगे और गांधीवादी है तो ऐसा ही करेंगे। उदाहरण बदल जाता है। गोखले जी की 5-7 बातें हो गई, दादा भाई नौरोजी की कुछ बातें हो गई, तो ऐसे चलता रहता है। उदाहरण आपको याद रखने पड़ते हैं। रखोगे तब पीटी पास करोगे। ठीक है। पीटी पास करने के लिए तो उदाहरण जरूरी है, याद रखना। तो मेंस तो आसान होगा। देखते जाएंगे, एक से दूसरे फेज में अंतर भी पढ़ेंगे हम। कभी गांधी जी के लिए जो है, तो एक जो सबसे मजबूत धारा है कांग्रेस। अंत में इस पे भी चर्चा होगी, जो आज़ादी की लड़ाई का कांग्रेस है और राहुल गांधी जी का कांग्रेस है। दोनों एक नहीं है। ठीक है। लेकिन बहुत कुछ वो विरासत चली आई है साथ साथ। ठीक है। दोनों एक नहीं है। वो पूरे देश का आंदोलन था ये कांग्रेस, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। नाम की समानता के कारण या नेहरू जी के कारण चीजें कंटिन्यू कर गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण धारा है वो है क्रांतिकारियों का। कांग्रेस का आंदोलन हमेशा हिंसात्मक होगा। क्रांतिकारियों का आंदोलन जो होगा वो हमेशा हिंसात्मक होगा। किताब में, पुरानी किताबों में क्रांतिकारियों के लिए आतंकवादी शब्द कई बार यूज किया गया है, क्योंकि लेखक जैसे विपिन चंद्रा ने कुछ एक जगहों पे यूज किया था, उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा था ब्रिटिश सरकार अपने रिकॉर्ड्स में ये यूज करती थी, इसलिए वो यूज करने की परंपरा बनी रही। अंग्रेजों के द्वारा, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी हमारे शहीद हैं, उनके लिए यूज किया जाता था। उनके लिए वर्ड यूज करेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। ये भी बहुत पुरानी धारा है, लगभग आप समझ लो 1900 से लेकर 1947 तक। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, अरविंद घोष, डीडी सावरकर से होते हुए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस से के रास्ते से होते हुए 46-47 तक का सफर तय होगा ये। ठीक है। इसी तरह के तीसरी महत्वपूर्ण धारा है समाजवादियों की। समाजवाद, सामवाद, वामपंथ, जो भी शब्द आएंगे इसमें मैं समझा दूंगा आपको ये होता क्या है। समाजवादियों ने भी काफी कुछ योगदान दिया 15 अगस्त 47 में। इन सब के जो प्रयास हैं, इनके सबके जो विचार हैं, ठीक है, आजादी के बाद सबको संविधान में जगह दी गई है, जो आपने पढ़ा संविधान। ठीक है। बस इनके ही प्रयासों का वो रिजल्ट था, आउटकम था वो, जो संविधान आया। ठीक है। इसके अलावा और भी अलग से, जैसे हम कुछ अन्य करके भी पढ़ेंगे। इसमें किसानों की भूमिका का ओवरऑल मूल्यांकन करेंगे।
शुरू से लेके अंत तक एक चार्ट बना लेंगे। इस समय तक तो मूल्यांकन करेंगे ही करेंगे। जनजातीय आबादी की चर्चा करेंगे। दलितों का क्या योगदान रहा, महिलाओं का क्या योगदान रहा, श्रमिकों का क्या योगदान रहा, पूंजीपतियों का क्या योगदान रहा, अलग अलग वर्गों के कंट्रीब्यूशन थे। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में भी सबसे लोकप्रिय यही धारा जिस पे सवाल पूछा जा रहा है, और आगे भी चलेगा ये। इसमें है बहुत सारे स्कोप। ठीक है, जितने भी वर्ग आ जाएं वो एक सिस्टम बना लेंगे। आंसर का ढांचा एक ही बार में तैयार रहेगा आपका। लिखना कैसे होता है, एक फॉर्मेशन फिल करना होगा बस आपको। ठीक है। इसी तरह से इसमें हम लोग जैसे रियासत, जो देसी रियासत है उनकी भी चर्चा करेंगे, है ना। तो इन सब ने मिल करके हमें आजादी तक पहुंचाया। अलग अलग आंदोलन आ जाएगा इसमें, सत्याग्रह है, आंदोलन है, सब आते जाएंगे। और एक दूसरा पक्ष क्या है इसमें, इस पूरे दौर में अंग्रेजों की नीति वो भी साथ ही साथ चलती है। जैसे 1892 से मान लो 1935 तक का अधिनियम, बहुत सारे आयोग और प्रस्ताव। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा वो कोई आयोग लेकर के आ जाएंगे, प्रपोजल लेकर के आ जाएंगे, अधिनियम लेकर के आ जाएंगे। कुछ ना कुछ ब्रिटिश सरकार के द्वारा आंदोलन के साथ कोशिश होगी, तो ये भी चलता रहेगा, साथ ही साथ चलता रहेगा। हम ग्रेजुअली क्रम वाइज पढ़ेंगे चीजों को, 10 साल 15 साल ऐसे करके इतिहास पढ़ते जाएंगे। 85 से 1905, 5 से 1908, 8 से 15, 15 से 19, 19 से 35, ऐसे करके हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट को। 35 से 39, 39 से 45, 45 से 47, उसमें सारी धाराओं को एक साथ लेते हुए चलेंगे जो जो डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है। तो प्रस्ताव होगा, इसी में एक टॉपिक पढ़ेंगे सांप्रदायिकता भी। तो हमें ये पढ़ना है आगे के खंड में। ठीक है। बिपिन चंद्रा वाली किताब यदि आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 9, 11, 12 और 13। ठीक है। संक्षिप्त में देखोगे तो संक्षिप्त में क्या, बहुत छोटे छोटे शब्द हैं उसमें, बहुत बेहतर विश्लेषण, इंफॉर्मेशन सब है। ठीक है। आप इसी के लिए हमने कहा था कि कभी आप थोड़ा और विस्तार से जानना जाना चाहो तो आप स्पेक्ट्रम में जा सकते हो। स्पेक्ट्रम जो किताब आती है मॉडर्न इंडिया पे। ठीक है। लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि आप किताब को अलग से, नोट्स अपना प्रिंटेड मैटर और क्लास लेक्चर पर्याप्त होगा आपके लिए। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, नेशनल मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या बताया था हमने, किसी लक्ष्य को क्रमशः प्राप्त करने की कोशिश। लक्ष्य, वो आंदोलन क्या होता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त, कांग्रेस के द्वारा अहिंसक तरीके से तो इनके द्वारा हिंसक तरीके से, तो ये हिंसक अहिंसक दोनों रास्ते पे चलेंगे। ये लोग भी राष्ट्रीय यानी भारत। तो यहां दो शब्द से बार बार आपका सामना होगा, एक राष्ट्र और एक राष्ट्रवाद। 57 की डिबेट के दौरान भी हमने पढ़ा था, है ना। एक होता है राष्ट्र और एक होता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्र का सिंपल सा सेंस लीजिएगा, लोग, लोगों का समूह। ठीक है। ये जो राष्ट्र शब्द है ना, ये एक आधुनिक अवधारणा है और इसका भी क्रमशः विकास हुआ है। ये सारी चीजें पश्चिम यूरोप में पहले चर्चा का विषय रही हैं। तो यूरोप के अंदर राष्ट्र का मतलब होता था लोगों का समूह, जिसका एक भाषा हो, एक धर्म हो, एक नस्ल हो। ठीक है। इस तरह से लोगों के समूह की बात की जा रही थी, और उसी समूह के आधार पर पता चला कि एक भूभाग हो गया, ये हो गया। जैसे ब्रिटेन का मतलब अंग्रेजी बोलने वाले मोटे तौर पे, फ्रांस का मतलब फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन का मतलब जर्मन बोलने वाले। तो यूरोप में जो राष्ट्र बना, कैसे बना, सांस्कृतिक आधार पर बना। तो राष्ट्र जब भी वर्ड आए तो राष्ट्र यानी हम, वी,
ठीक है, जब भी आए। कभी कभी देखोगे जैसे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो राष्ट्र से मन की बात करते हैं। समझ रहे हो बात को? जो मन की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, किससे करते हैं? लोगों से करते हैं, राष्ट्र से करते हैं। कभी कभी देखोगे आप 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो राष्ट्र में कौन आएगा? लोग आएंगे। तो ये क्लियर रखना, राष्ट्र यानी पीपल, राष्ट्र यानी लोगों का समूह। यूरोपियन मॉडल क्या है? सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक एकता। उनका क्या मॉडल है? साझा इतिहास, धन, रेस, भाषा। हम पे ये लागू नहीं होगा। हम राष्ट्र के तौर पे हम भी एक समूह है। ये जो क्लास आप देख रहे हो ये भी मेरी राष्ट्र है। कम कम से कम 7-8 स्टेट के लोग तो हमसे जुड़े हुए हैं। बट ये कोई धर्म एक नहीं है हमारा, कोई भाषा एक नहीं है हमारी। खान पान पहनावा, बहुत सारी विविधताएं हैं हमारे बीच में। हाँ, इतिहास साझा जरूर है हमारा। तो जो सांस्कृतिक एकता की बात यूरोप में होती है ना, वो हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। हम शुरू से विविधता में एकता वाले राष्ट्र हैं। ठीक है, तो अपनी जो राष्ट्र की परिभाषा है वो है विविधता में एकता। हम यूरोपियन मॉडल को कभी नहीं अपनाएंगे। यूरोप, चाइना या फिर जो भी राष्ट्र एक भाषा और रेस वाले राष्ट्र हैं, वो यही सोचते हैं कि भारत आग ना कल 50-100 भागों में बट जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत विविधता है। बट शुरू में ही, आजादी के बाद ही लोगों ने कल्पना की थी, बट सबकी कल्पना अभी तक कल्पना ही रह गई है। समय के साथ चूंकि विविधता में एकता वाली आदत रही है अपनी, राष्ट्रीय आंदोलन में भी विविधता में एकता बहुत मजबूत इसकी बुनियाद पड़ी। ठीक है, आप देखेंगे, आप तो दौर आजादी के बाद चीजें बदल गई। दक्षिण में हिंद प्रचारणी सभा बनी तो राजगोपालाचारी उसके प्रमुख थे। गांधी जी गुजराती नेता थे, बट पूरा देश उनको सर पे बिठा के चलता था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी। तो आजादी के दौरान क्षेत्र, भाषा या धर्म, दादा भाई नौरोजी पारसी समाज के थे, बट राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में उनसे ज्यादा सम्मानित नेता शायद ही कोई रहा हो। उनका नाम लेते हर एक राष्ट्रवादी नतमस्तक हो जाया करता था, चाहे वो क्रांतिकारी ही क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? तो हमारी आजादी की लड़ाई में क्या हुआ, हमने तब भी विविधता को महत्व दिया। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल बातचीत में भी जब ये बात आती है तो हम समझ नहीं पाते हैं बात को। और भी उदाहरण अभी आपको देंगे हम, अभी आंदोलन के साथ साथ। तो राष्ट्र का सेंस क्लियर है सभी को? यस। जहां बैठे हैं आप जोर से बोलिए यस। यूरोपियन मॉडल क्या है राष्ट्र का? भाषा, नस्ल, धर्म के नाम पे एक राष्ट्र की बात करते हैं। बट भारत में वो मॉडल नहीं चलेगा। हम इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद, तो इस राष्ट्र को लेकर के फीलिंग्स की बात, वाद यानी कि फीलिंग्स, लगाव, जुड़ाव। समझ रहे बात आप? ठीक है, तो किसी भी, मान लो कोई बहुत अच्छा छंद हो, कोई गौरव का छंद हो। हिना दास का नाम सुना है आपने? क्यों अभी चर्चा में थी वो? कोई बता सकता है मुझे? किसी प्रतिस्पर्धा में मिला है उनको मेडल अभी? विराट कोहली का नाम सुना है आपने? संसद में भी चर्चा होती रहती है विराट कोहली को लेकर के। उन्होंने अभी पिछले दिनों क्या किया? सेंचुरी लगाई है। अनुष्का शर्मा के कारण कोई कह रहा है न्यूज में रहते हैं। छोड़िए आप इस टॉपिक को, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हिना दास असम के किसी गांव की रहने वाली है, किसी डिस्ट्रिक्ट की। जब मेडल आया तो पूरे देश में जो भी थोड़ा जागरूक होगा कि भाई सामान्य परिवार की महिला, एक बच्ची ने देश को मेडल दिलाया है, तो उस समय ये फीलिंग नहीं आएगी कि वो असम की रहने वाली हैं, किस धर्म को मानती हैं। ये बंधन महाराष्ट्र, केरल, कश्मीर, सबको ये गौरव का एक क्षण है। क्या होता है, हम बंध गए इस फीलिंग के साथ। ठीक है, विराट कोहली ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, मान लो मैच के अंदर, कोई ये नहीं कि कहेगा कि वो दिल्ली का प्लेयर है। भाई भारत का एक क्रिकेटर है जिसने बहुत अच्छा
कभी आप देखोगे क्रिकेट मैच में भी देखोगे आप, जैसे बहुत सारे ऐसे मैच रहे हैं जब जहीर खान जैसे बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, पीछे भी वर्ल्ड कप में जहीर खान की बड़ी भूमिका थी। जब भी कैप्टन जहीर खान को बॉल देता था तो पूरा देश जो क्रिकेट प्रेमी था, चाहे जहीर खान अब विकेट निकाल लेगा, तो कोई नहीं कहता था कि जहीर खान मुस्लिम है। तेंदुलकर जब बहुत बढ़िया खेलते थे, जब क्रिकेट खेलते रहे, उनका व्यवहार रहा है, तो किसी ने नहीं कहा कि वो मराठी है। लता मंगेशकर के गीत जब कोई गुनगुनाता तो कोई नहीं कहता कि वो मराठी महिला है, सब सम्मान से लता दीदी ही कहते हैं उनको। तो ये क्या है, विविधता के बावजूद भी एक वननेस की फीलिंग। बात समझ में आ रही है सभी को? तो विविधता तो हमारे समाज में है ही, विविधता के बावजूद जो एकता की फीलिंग, जो एकता का बंधन होता है, अब इसका संदर्भ बदलता रहता है। जब तक हम गुलाम थे तो राष्ट्रवाद का जो सबसे बड़ा संदर्भ था, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालना है। तो मान के चलो 1857 से 1947 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन का हमारा जो फेज है, मेन था ब्रिटिश विरोधी भावना। अब आजादी मिल गई, तो आजादी के बाद कोई गौरव का क्षण हमें जोड़ता है, तो कोई दुख का क्षण भी हमें जोड़ता है। जैसे कोई बड़ी आपदा आ जाती है तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग राहत के लिए उठ खड़े होते हैं। अक्सर देखा होगा आपने, कुछ ना कुछ दान सहयोग जो संभव होता है, कुछ लोग वैसे ही चले जाते हैं शारीरिक मदद के लिए, कहीं बाढ़ के किसी भी तरह की आपदा आ जाए। तो आजादी के बाद गौरव या दुख, इन अवसरों पे ये फीलिंग्स उभर कर आती है। या कुछ वैसे सिंबल हैं जो हमें बांधते हैं, जैसे तिरंगा। तो जो भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति, जो जिसको राष्ट्र का मतलब भी नहीं पता है, एक छोटा सा जो एफर्ट लगाता है, वो दिहाड़ी काम करता है, वो भी तिरंगा को देख के देश का तिरंगा है। आज 15 अगस्त है, नहीं पता है 15 अगस्त का मतलब बहुतों को, लेकिन फिर भी 15 अगस्त है। तो ऐसे सिंबल हमें बांधते हैं, आजादी से पहले और आजादी के बाद। समझ में आ रही है बात सभी को? तो गौरव का क्षण, कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए देश के सामने, ठीक है, तो वो बांधते हैं। लेकिन ये जो फीलिंग होती है ना, ये सब्जेक्टिव होती है। किसी मुद्दे पर सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी लगाव या नहीं होता है, ना उस दौर में ना आज, ठीक है। एक जैसी फीलिंग नहीं हो सकती, सब्जेक्टिव है। जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया आपको, तो जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता होगा कि विराट कोहली क्या करता है। भाई कोई कह सकता है कि बहुत बड़ा पेंटर है विराट कोहली, भाई कौन है, भाई चित्रकार है विराट कोहली। तो वो फीलिंग उनके अंदर नहीं आएगी। जरूरी नहीं है कि किसी एक मुद्दे पर सबके अंदर आए ही आए। अब हिना दास के बारे में, ठीक है, बहुतों को हो सकता है कि भाई अभी भी ठीक से ना पता हो, तो ये सब्जेक्टिव बात हो गई। इसका ये मतलब नहीं है कि वो राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवाद को कोई टेम्परेचर लगा के, थर्मामीटर लगा के बार बार नहीं देखा जा सकता इसका टेम्परेचर कितना है राष्ट्रवादी का। ये एक फीलिंग है जो विशेष अवसरों पर उभरती है, दिखाई पड़ती है। क्योंकि इतनी विविधता है, एक समान प्रतिक्रिया संभव ही नहीं है। लेकिन जब जब जरूरत पड़ती है, जैसे अन्ना का आंदोलन हुआ करप्शन के अगेंस्ट में, तो पूरा देश करप्शन के अगेंस्ट में, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, साउथ, एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम वेस्ट, तो एकजुटता का भी परिचय देते हैं हम। तो विशेष अवसरों पे इस तरह की चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो कभी कभी आप देखोगे कि कोई बहुत ही घिनौना कृत्य हो जाए, कोई वैसी समस्याएं हो जाए, तो पूरा देश में वैसे विरोध का एक स्वर सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो बट सब्जेक्टिविटी होती है। तो आजादी की लड़ाई का मतलब नहीं है कि पूरा देश ही सड़कों पर आ गया हर आंदोलन में। ज्यादातर जमींदार, शासक, बड़े व्यापारी, महाजन, ये सब अंग्रेजों के साथ अंत तक थे। या पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे लोगों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होगी। तभी मैंने कहा था कि 57 के विद्रोह में लीडर को लेकर के समस्या, आम लोग तो चूंकि नाराज हैं सरकार की नीतियों से, तो तिलक भी आवाहन करेंगे तो आम लोग आंदोलन में आएंगे। 57 और 1905 में आम लोगों की परिस्थितियां ज्यादा बदल नहीं जाएंगी, शिक्षा नहीं बढ़ जाएगा उनके अंदर। तो 57 के विद्रोह में, डिबेट में आम लोगों को कोई सरोकार ही नहीं था। सरकार शोषण कर रही है इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में आम लोगों की भागीदारी क्यों है? क्योंकि सरकार शोषण कर रही है। बात तो वही थी।
तो राष्ट्र वन क्लियर किया हमने, राष्ट्रवाद 47 के पहले और 47 के बाद। राष्ट्रवाद सापेक्षिक है। अभी कोई युद्ध हो जाए और अनिवार्य घोषणा हो जाए कि 30 साल से कम के जितने भी युवा हैं, 15 से 30 साल, उनको अनिवार्य सैन्य सेवा देनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप में से हो सकता है कई लोग सोचने लगे कि यार मैं तो इकलौता हूं अपने घर का, मैं जाऊं या ना जाऊं। बात समझ में आ रही है? सरकार कह दे कि नहीं, देनी ही पड़ेगी अनिवार्य सैन्य सेवा। ठीक है। तो एक परिस्थिति यह भी सामने आ जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा, यार अच्छी बात है, 30 साल तक कहा गया, मैं तो बच गया कम से कम। ये क्या है? सब्जेक्टिव है। इन सब मुद्दों पे कभी न कभी भी बात छिड़ जाएगी और ट्रैप हो जाते हैं स्टूडेंट। समझना जरूरी है, ये फील करने की चीज है, ऑब्जर्व करने की चीज है। जैसे आप मानोगे सब्जेक्टिव है, फिर ये इशू नहीं रहता है बहुत। क्योंकि आजादी के दौरान भी सब्जेक्टिव था। हर आंदोलन में हर व्यक्ति क्षेत्र के सड़कों पर नहीं आया है, अलग अलग तरीके हैं आंदोलन के। ठीक है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद दो शब्द तो चलेगा, इसी में एक राज्य शब्द भी आता है जिसे आप लोग ठीक ठीक तरीके से परिचित होंगे, है ना? स्टेट वर्ड से तो परिचित हैं ना सब लोग। क्या होता है राज्य, कोई बताएगा? कमेंट करिए आप। इसके द्वारा फंडिंग और कंट्रोल किया जाता है। राजनीति की सेंस में आप बताइए, कोई और बताएगा? भारत राज्य है या भारत राष्ट्र है? हम लोग राष्ट्र नहीं हैं। हम लोग राष्ट्र है कि नहीं है, ये आप बताइए पहले तो। भारत राष्ट्र है कि नहीं है? अच्छा, आपने कभी पढ़ा होगा कि राज्य के चार तत्व होते हैं, क्या क्या है? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य का दर्जा उसे है जिसके पास ये चार तत्व हैं। क्या है? संप्रभुता, यानी निर्णय लेने की आजादी। ठीक है। जनसंख्या, भूभाग और सरकार, चारों चीजें हैं हमारे पास, है कि नहीं? जैसे पाकिस्तान, चाइना, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इन सबको राज्य कहा जाता है। राष्ट्र यानी हम, राज्य यानी ये चार तत्व। इस चार तत्व में एक हम भी हैं। जनसंख्या भी है ना चार तत्व में, तो जनसंख्या में तो हमें ही, लोगों का समूह। तो राष्ट्र यानी लोगों का समूह, राज्य यानी ये चार तत्व। तो अक्सर किसी भी राज्य को राष्ट्र राज्य, इंडिया इज ए नेशन स्टेट, पाकिस्तान इज ए नेशन स्टेट, अमेरिका नेशन स्टेट है, हम राष्ट्र राज्य यूज करते हैं। भारत के अंदर हम आ जाएं, जैसे मान लो हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमाम राज्य हैं। ये जो राज्य है ये संघात्मक ढांचे में प्रशासन का एक स्तर है। इसको हम राज्य ना कह के प्रांत भी कह सकते हैं, स्टेट कहा गया है इसको। बट अंतरराष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से ये राज्य नहीं है। भारत भी एक राज्य है और हरियाणा भी एक राज्य है। ठीक है। बट अंतरराष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि भारत ही राज्य है। ठीक है। तो ऐसे स्टेट वर्ड यूज करते हैं हम। इसी तरीके से एक देश शब्द यूज करते हैं। कंट्री तो सुना है सभी ने, भारत कंट्री भी है, कंट्री भी है हम। छोटी छोटी बातें हैं जो बराबर नजर से गुजरेंगी, थोड़ी बहुत नजर आपको रखनी है हमेशा, जिससे आप क्लियरिटी कर पाए। कोई भी राज्य तभी मजबूत होता है जब राष्ट्र की भावना हो। जबरदस्ती किसी को राज्य बना दोगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। फीलिंग्स ही किसी राष्ट्र को, राज्य को मजबूत बनाती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। फीलिंग्स ही मजबूत बनाती हैं। ठीक है।
तो मॉडर्न एरा में पुराने राज्यों से इसलिए अलग हो जाते हैं, हम नेशन स्टेट की बात करते हैं।